Hello everyone, welcome back to our online channel. And in today's session, we'll discuss some MCQs on general sciences. अब पहली चीज माइंड में जो आती है कि जनरल साइंसेस में आता क्या क्या है। सो बेसिकली ये हमारा जो हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं क्लास 6 से लेके 10 तक की साइंस की सब्जेक्ट्स हमारे जिसमें हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है उनके ऊपर भी जेके एसएसबी में क्वेश्चंस आते हैं और आ सकते हैं। अगर आपने लास्ट पेपर्स भी देखे हो या दिए हो कभी आपने पेपर्स पहले इससे पहले कभी तो आपने देखा होगा वहां पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है लाइक कि हु डिस्कवर्ड दिस सेल। आपको चार ऑप्शंस दे रखे होते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक करेक्ट वन को टिक करना होता है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो इस टॉपिक से निकल के हमारे आते हैं। तो हम वन बाय वन उनको देखेंगे क्लास में, ठीक है ना, आपके साथ। और सबसे पहली चीज, मैं सिर्फ आज बायोलॉजी की क्वेश्चंस ले रही हूँ और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो एग्जाम से पूछे गए हैं या जिनकी चांसेस बनते हैं कि पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो आज हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो मैं लेके आई हूँ दैट इज प्लांट अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर, एंड हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई प्लांट कहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करते हैं। तो बेसिक चीज जो माइंड में होनी चाहिए हमारे कि देखो जी, प्लांट के पास दो सिस्टम होते हैं। एक को हम बोलते हैं शूट सिस्टम। शूट में हमारा स्टेम भी आता है, लीव भी आता है, ठीक है ना। एक होता है हमारा रूट सिस्टम। तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स की बात किया जा रही है यहाँ पे, है ना। तो अब देखो रूट के पास क्या है। रूट के पास होती है सॉइल, और सॉइल जो होती है वो रिच होती है किसमें, मिनरल कंटेंट में रिच होती है सॉइल, ठीक है ना। तो बेसिकली प्लांट जहाँ जो भी मिनरल्स होते हैं या जो भी आप बोलो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लेते कहाँ से, ऑब्वियसली अपने रूट सिस्टम से लेते हैं। तो रूट्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मिनरल्स। उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा ए पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट इज। बोला गया है कि भाई प्लांट में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है मेन रहता है, और हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक एंड नन ऑफ द अबव। तो इसको समझने से पहले हमें भाई टाइप्स का डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई ये ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये सैप्रोफिटिक क्या होते हैं। तो पहला जो लिखा है इन्होंने ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स ही क्या होता है, खुद में ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या जिसको हम नॉर्मली फूड बोलते हैं ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे, ये किसी और पे डिपेंड नहीं होते ना, ये अपना खाना खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूंगी ह्यूमन बींग्स की, तो हम ह्यूमन बींग किस पे डिपेंड होते हैं, हम डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे भी और कहीं ना कहीं प्लांट्स पे भी अपने फूड के लिए। तो जो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पूछा ही गया है प्लांट्स के लिए, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। वहीं अगर डिस्कस किया जाए सेकंड टाइप को, लिखा हुआ है हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, ट्रोप अगेन मीन्स फूड को लेना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। और ऐसी मोड को बोलते हैं हम क्या, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि हम इंसान, दैट डॉग्स, आपके फ्रॉग, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, हमारे हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा है यहाँ वर्ड सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक माने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, उनको हम बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। और ऐसे मोड को बोलते हैं हम क्या, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो फर्स्ट टाइप से, दैट इज ऑटोट्रॉप्स से, ओके। Now next question we have, which of the following mineral is required for the synthesis of chlorophyll। बोला गया कौन सा मिनरल है जो क्लोरोफिल की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है क्लोरोफिल होता क्या है। तो देखो जी, प्लांट के पास मैंने अभी कहा स्टेम भी है, लीफ भी है। तो जो प्लांट के लीफ होता है ना, लीफ के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है ना। उसको बोला जाता है क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल होता है ना, रिच होता है किसमें, ये आयरन और मैग्नीज में रिच होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आयरन के साथ मैग्नीज भी ऑप्शन दिया होता तो हम उसको भी टिक करके आते हो, लेकिन हमारे सामने यहाँ लिखा हुआ है आयरन, तो हम इसको टिक करके आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, आयरन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। बोला गया कौन सा है इनमें से एनर्जी फूड, कौन सा जिससे हमारी बॉडी में हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑब्वियसली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, हम फैट्स लेते हैं, किसके लिए, एनर्जी के लिए। वहीं प्रोटीन्स आपने देखा होगा, हमारे बॉडी बिल्डर्स जो ज्यादा जिम करते हैं वो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स खाते हैं, तो वो रिच होते हैं किसमें, प्रोटीन्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म
derives its food from the body of another living organism without killing it. ऐसा कौन सा मोड है न्यूट्रिशन का जहां पर एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से लेता है बिना उसको हार्म, बिना उसको किल किए। तो इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा हमारा ह्यूमन हेड है, ह्यूमन हेड के ऊपर जुएं पड़ जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टिक्स एंड माइट्स बोलते हैं। तो जो ये टिक्स एंड माइट्स होती हैं ये यहाँ सिर से क्या लेते हैं इंसान के, ये इंसान के हेड से अपना खाना ही तो ले रहे होते हैं कहीं ना कहीं। क्या ये हमें कुछ डैमेज करते हैं? नहीं, ये सिर्फ अपने खाने के लिए हमारे हेड पे डिपेंड होते हैं, ये हमें कोई नुकसान देते नहीं है, ठीक है ना। तो ये एसोसिएशन में रहते हैं हमारे साथ, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो ये हेड होता है ह्यूमन हेड वो होस्ट बॉडी है। किनके लिए होस्ट बॉडी है? ये उस पैरासाइट के लिए जो हमारे पे अटैक कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा टिक्स एंड माइट, ठीक है ना, टिक्स एंड माइट। तो ह्यूमन हेड क्या है? उसके लिए होस्ट है। अगर आपको ये एग्जांपल से भी समझ नहीं आया तो आपने देखा होगा काउस के ऊपर भी लीक्स वगैरह, टिक्स वगैरह जो चिपक जाती हैं या उन पे रहती हैं, वो बस वहां से अपना खाना ही डिराइव कर रही होती है, उसको हार्म नहीं दे रही होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी आपको बता दिया टिक्स एंड माइट्स इन ह्यूमन हेड, और काउस के ऊपर नहीं तो कसकटा का प्लांट, ये भी इसकी एग्जाम्पल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज, इसको कुछ लोग फंजाई बोलते हैं, कुछ फंगस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी समझाने के लिए पहले चीज देखो, फंगस आपने देखा होगा कि घर पे ब्रेड काफी टाइम से पड़ी होती है, हफ्ते से ऊपर जो पड़ी रहती है, तो उसके ऊपर आपने देखा ग्रीन कलर कुछ पिगमेंटेशन से स्टार्ट हो जाती है, दैट ग्रीन कलर का जो लगता है उसको हम फंगस बोलते हैं। इवन कि आपने डल्स में देखा होगा जहाँ तालाब जो होता है उसके ऊपर वो ग्रीनिश कुछ लग जाता है ना, वो फंगस ही होता है, ठीक है ना। तो बोला है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगस, तो फंगस में कौन सा मोड होता है न्यूट्रिशन का? तो देखो यहाँ पे जो मोड होता है वो होता है सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये सैप्रोट्रोपिक होता क्या है बेसिकली, मैंने अभी पीछे बताया आपको, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हो, तो चीजें मर गई हैं, सदियों से पड़ी हुई से हमारे कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं, तो कहाँ जाते हैं? उनकी बॉडी कहीं ना कहीं डिकम्पोज होकर सॉइल में रहती है, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट का काम कर रही है हमारी सॉइल के लिए, ठीक है ना। तो डेड एंड डिकेइंग को जो प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं सैप्रो, उन्हीं को बोला जाता है कि अपने सैप्रोट्रोपिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला है फंगस में, तो ये सैप्रोफिटिक मोड ही है, बिकॉज दिस मोड इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भाई आपको चार ऑप्शन दे रखे होते हैं और पूछा जाता है भाई कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। क्यों एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? बिकॉज ये एनवायरमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द सेल्स ऑफ लीफ। पत्तों के पास कौन सी जगह है जहां पे वो फोटोसिंथेसिस होती है? तो पहली सिंपल सी चीज मैंने अभी कहा, लीफ में क्या होते हैं हमारे, देखो लीफ में होता है क्लोरोप्लास्ट, और इस क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट को हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्लोरोप्लास्ट ही रहेगा, ठीक है ना। वही एक नीचे ऑप्शन दिया ना माइटोकॉन्ड्रिया, कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का यूज क्या है, इसका काम क्या है। तो सिंपल सी बात है भाई, सेल जितनी भी एनर्जी मिलती है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, उस या एनर्जी जो दे रहा है उसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो लीफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन, अमीबा में खाना कहाँ पे डाइजेस्ट होता है? तो पहले अमीबा है क्या, देखो अमीबा की कोई शेप नहीं होती है, इरेगुलर शेप होती है, इसके पास होता क्या है? अपना फूड वैक्यूल होता है। देखो हम भी खाना खाते हैं, हमारे पास प्रॉपर माउथ होता है खाना को खाने के लिए, प्रॉपर सिस्टम होता है, तो इनके पास भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना। तो फूड वैक्यूल इनके पास होता है, वहां से क्या करते हैं ये अपने फूड को कैप्चर करते हैं। अब कैप्चर किससे करते हैं? इनके पास क्या होते हैं? सूडोपोडियाज होते हैं। सूडो मने फॉल्स, पोडिया मने फीट, फॉल्स फीट होते हैं इनके पास, जिससे क्या होता है ये अपनी लोकेशन, ये अपने फूड के पास जाते हैं, वहां से फूड को पकड़ते हैं और फूड वैक्यूल में स्टोर करते हैं, वो खाते हैं। आई होप क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या रहेगा? फूड वैक्यूल रहेगा। और यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है सूडोपोडिया, वो इसके फीड्स को बोलते हैं, हम किसके? अमीबा के फीड्स को बोलते हैं, फॉल्स फीड्स को, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which region of the alimentary canal absorb the digested food, ऐसा कौन सा रीजन है हमारी एलिमेंट्री कनाल का जो अब्सॉर्ब करता है पूरा का पूरा डाइजेस्टेड फूड? तो देखो जी इसका आंसर रहता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन करना फूड की, ठीक है ना। दिखने में ये स्मॉल होती है लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से भी लंबी होती है, बिकॉज ये कर्व्ड करके हमारी इंटेस्टाइन कर्व्ड करके प्रेजेंट होती है बॉडी के अंदर, ठीक है ना। और इसी के ऊपर हमारे क्या होते हैं? विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है खाने की, ठीक है ना।
अगर स्टमक लिखा होगा ना तो वहां पर ध्यान रखना, स्टमक में खाना टेम्परेरी स्टोर होता है, स्टमक स्टमक में खाना कंप्लीट स्टोर नहीं होता। टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ पे होगी, स्टमक में होगी। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे भी आता है कि बताओ विच अमंग द फॉलोइंग स्टोर टेम्परेरी फूड, तो वो क्या रहेगा हमारा, वो स्टमक रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है कंप्लीटली बोला हुआ है ना, अब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, ठीक है। Next question is the contraction and expansion movement of the wall of the food pipe is called as। कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है, एक्सपेंशन भी हो रही है, ऐसी मूवमेंट जो हमारी होती है फूड पाइप में। देखो जब हम खाना लेते हैं ना तो हमारे पास दो पाइप्स होती है, एक को बोला जाता है फूड पाइप, एक होती है हमारे पास क्या, विंड पाइप। विंड पाइप से सिर्फ क्या होता है, हवा का आन जान होता है, वहां से खाना नहीं जाता। अगर वहां से खाना जाएगा तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। खाने के लिए क्या होती है, वी हैव फूड पाइप होती है, ठीक है ना। अब फूड पाइप में क्या होता है, यहाँ पर एक मसल्स होती है जो क्या करती है, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट भी करती है, रिलैक्स भी करती है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन बन के इस पे भी आता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टालिसिस बोल सकते हो, या ऐसी मूवमेंट को बोलते हैं कि हम लोग पेरिस्टालिटिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट। इसको भी समझने का सिंपल तरीका है, देखो रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं एरोबिक, एक को बोलते हैं एनएरोबिक। एरोबिक माने एरोब्स माने ऑक्सीजन का प्रेजेंस, जहां पे प्रेजेंस हो ऑक्सीजन की वहां बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा मतलब एनर्जी भी काफी ज्यादा रिलीज होगी। वहीं एनएरोबिक माने जहां पे एब्सेंस बोल लो या आप एक वर्ड लिखा होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, दोनों ही वर्ड हम यूज कर सकते हैं एनोरेबिक। अगर एब्सेंस है, अगर लैक है, इट मीन ऑक्सीजन भी क्या होंगे, कम ही रिलीज होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन कि भाई प्रोडक्ट्स क्या निकल के आते हैं एनारोबिक में, तो वो आपको ध्यान रखना है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। बड़ी बार डायरेक्ट पूछा जाता है, इथेनॉल इज द बाई प्रोडक्ट। कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि मसल क्रैम्प इज ड्यू टू, भाई हम जब इतनी एक्सरसाइज करते हैं या हम लोग वीडी वैष्णो देवी जाते हैं, वहां की चढ़ाई चढ़ते हैं, तो भाई बताओ हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि हमें मसल्स थक जाती हैं या हमें दर्द होना शुरू हो जाती है, वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। और इसी को नाम दिया होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन कम रिलीज होता है हमारी उस टाइम पे बॉडी से, ठीक है ना, इसीलिए हमारी मसल्स में क्रैम्प होते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये भी बनता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। वो भी क्यों होता है, एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। किसमें आता है, एनारोबिक में आता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा अगर पूछा जाए भाई कितने एटीपी रिलीज होते हैं, तो आपने याद रखना है 2 ATP मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इस प्रोसेस में रिलीज होते हैं। नाउ क्लियर। Next question is name the substances whose build-up in the muscle during vigorous physical exercise may cause cramp। देखो अगेन वो क्वेश्चन आ गया कि बताओ भाई क्रैम्प किससे होते हैं, जो पीछे मैंने पढ़ाया है ना ये उसी से लिंक कर रहा है कि बताओ भाई ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो बनना शुरू होता है हमारी मसल्स में जब हम ज्यादा एक्सेस में कोई फिजिकल एक्सरसाइज करना शुरू कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली लैक्टिक एसिड और एनर्जी, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं इथेनॉल को देख के, लेकिन इथेनॉल एनारोबिक में ही आता है और ये भी एनारोबिक में ही है। मैंने अभी कहा लैक भी होता है, एब्सेंस भी होता है, बस हमें उसका ध्यान रखना है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये भी। Next question is name the pores in a leaf through which respiratory exchange of gases takes place। ऐसा कौन सा पोर है पत्तों के अंदर हमारे लीव्स में जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है। तो अगेन हमारे पास लीफ है, लीफ के ऊपर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जहां से होती है जी हमारी फोटोसिंथेसिस। लेकिन इसी लीफ के पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है ना। और ये स्टोमेटा क्या करता है भाई, गैसेस CO2 और O2 के एक्सचेंज में मदद करता है। कभी कभार भाई क्वेश्चन इससे बन जाता है एक और, दैट इज गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होता है, पीनट्स या आप बोल सकते हो पीस की तरह स्ट्रक्चर होता है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्टोमेटा फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। जिस तरह से प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है ना, वी ह्यूमन बीइंग हैव हीमोग्लोबिन। रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, HB सिंबल होता है इसका, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन होता है इंसान के पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट डार्क रेड कलर का, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, HB रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द लीफ। ऐसा कौन सा प्लांट टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स का रूट से लीफ की तरफ में। तो आपको ध्यान रखना है वो जाइलम होता है। जाइलम का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर प्लस मिनरल। वहीं अगर लिखा होता ना कि विच प्लांट टिश्यू इज हेल्पफुल या यूज फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन या जिससे फूड मिलता है, तो उसके लिए फूड
एफ से फूड है तो फ्लोएम, तो आपको फ्लोएम रखना है, किसके लिए, फूड के लिए लिखना है। ठीक है ना, इन दो पर भी क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम, देखो अगेन वो क्वेश्चन आ गया, यहाँ लिख दिया क्लियरली कि मूवमेंट ऑफ फूड तो होती है भाई फ्लोएम में ही होती है, जो मैंने पीछे समझाया कि देखो फ्लोएम है, लेकिन उसका भी एक नाम होता है बायोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलोकेशन, यहाँ पर। ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन नहीं होती इसमें। ठीक है ना, रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में होती है, प्लांट्स दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं तो रात को रेस्पायर तो करते ही है ना, वो भी ऐसा नहीं कि नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्लो में कैसे होता है, तो वो तो ट्रांसलोकेशन ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, ऐसी कौन सी वेसल है जो ब्लड पंप करती है हमारे हार्ट से पूरी की पूरी बॉडी में, उसको बोलते हैं आर्टरीज। वहीं जो गंदा ब्लड लेके आती है उसको हम बोलते हैं क्या, वेन्स बोलते हैं। और जो ये कैपिलरी होती है ना, स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी आर्टरीज मिलती हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती हैं। ठीक है ना, बेसिकली तीनों ही है, क्या है, ये पार्ट है किसके, हमारे वेसल्स हैं तीनों के तीनों। ठीक है ना, और हीमोग्लोबिन तो ब्लड ही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है ना, इसका सिंबल एच बी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज दिस डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड, ये ब्लड जो गंदा हम बोलते हैं ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जाता कहाँ पे, ये फिल्टर कहाँ पे होता है, तो किडनी का काम होता है क्या, फिल्ट्रेशन, हमेशा याद रखना। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि भाई फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है, फिल्ट्रेशन अकर्स इन किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, देखो ह्यूमन के पास जो अपना ये डाइजेस्ट सिस्टम है ना, ये डिवाइड किसमें किया गया है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और एक को बोलते हैं हम क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं, ये दो पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके जैसे सैलिवरी माइलेज हो गया या पेप्सिन हो गया, ये सारे ग्लैंड्स जूसेस की फॉर्म में हमारे इस सिस्टम के अंदर होते हैं। ठीक है ना, अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, ये स्टार्ट कहाँ से होती है, माउथ से होती है, और एंड होती है एनस तक। ठीक है ना, इसी के नाम जो होते हैं ना, आपको याद रखने की सीक्वेंस में पहले क्या चीज आ रही है, बाद में क्या चीज आ रही है। तो देखो पहली चीज तो माउथ ही आती है, माउथ के बाद खाना होते हुए ओइसोफेगस जाता है। ठीक है ना, देन स्टमक जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो ये सीक्वेंस होगा इन चारों में से वही सही होगा, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो बी वाला सही है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, भाई ऑटोट्रॉपिक मोड में क्या क्या चाहिए होता है। अभी हमने कहा कि भाई ऑटो माने ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, माने उनको क्या क्या चाहिए। अब हमारे पास ग्रीन प्लांट्स ही रहते हैं भाई जो खुद से अपना खाना बनाते हैं, छोटे मोटे कोई बैक्टीरिया, तो ऑब्वियसली उनको CO2 भी चाहिए, उनको वाटर चाहिए होता है एज एन रॉ मटेरियल अपने काम को करने के लिए, अपने खाने बनाने के लिए। अब लीफ में होती है अगर प्लांट्स के अंदर, तो ऑब्वियसली दे नीड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो ये भी कहीं ना कहीं सही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब अगर क्लोरोफिल है, प्लांट्स हैं, तो सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज होता ही क्या है उनमें, होता तो फोटोसिंथेसिस ही है कहीं ना कहीं ना उनमें, तो सनलाइट भी है, इट मीन्स ऑल ऑफ दी अबो आर करेक्ट। इसमें चारों के चारों ही आपके ऑप्शंस जो हैं सही रहते हैं। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट हम जो आज हमने 20 क्वेश्चंस बायो के लिए, हम कल फिर से स्टार्ट करेंगे कुछ नए 20 क्वेश्चंस लेके। टिल देन किसी को भी कोई क्वेरी रहती है या कोई भी डाउट रहता है, प्लीज यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शंस, और प्लीज वॉच कीजिए और देखिए कि यार एग्जाम्स में वाकई चीजें पूछी जाती भी हैं या नहीं जाती हैं। देखिए एट द एंड आप बच्चे ही जो होते हो ना, एक जेन्युइन रिव्यूज देते हो किसी भी वीडियो के लिए। ठीक है ना, तो प्लीज डू फॉलो अवर चैनल, और प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स को दिल खोल के पूछिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।